चलिए, हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और डेली करंट अफेयर की यहां पर हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम 23 जुलाई के सभी करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड तक सेशन को देखिए, सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चन, सारे करंट अफेयर आराम से नोट कीजिएगा और पीडीएफ और मॉक टेस्ट क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे, तो वहां से कलेक्ट कीजिएगा। हम चलेंगे, पहले क्वेश्चन को यहां पर डिस्कस करेंगे और 23 जुलाई के सेशन को हम शुरू करेंगे। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026 के लिए किसे चुना गया है? लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026 इसके लिए चुना गया है अजित डोवाल को। अजित डोवाल की हम बात करें, आप सभी जानते हैं ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वर्तमान में इंडिया के। 2014 में इनको अपॉइंट किया गया था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में, तब से ये अभी तक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में कार्यरत है। तो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026 के लिए अजित डोवाल को चुना गया है। अच्छा, किस क्षेत्र में दिया जाता है अवार्ड? तो अवार्ड ऐसे किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसने नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम किया हो, काउंटर टेररिज्म के लिए काम किया हो, बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया हो, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को यह अवार्ड दिया जा सकता है। पुणे का एक ट्रस्ट है महाराष्ट्र का, तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट पुणे का, इसके द्वारा 1983 में यह शुरू किया गया था अवार्ड और तब से यह हर साल दिया जा रहा है, एक सिविलियन ऑनर है। ओके, तो तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट पुणे के द्वारा यह हर साल दिया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए अगर किसी ने काम किया है तो उसको दिया जा सकता है। अजित डोवाल के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है देश के लिए भी, है ना। आप सभी जानते होंगे अजित डोवाल 1968 केरला केडर के एक आईपीएस ऑफिसर है। हालांकि इनका जो जन्म है ना वो उत्तराखंड राज्य में हुआ था 1945 में। भारत के बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पियोनाज या फिर जासूस के तौर पर भी इन्होंने काम किया है। आईबी में ज्वाइन हुए थे 1972 में। अभी एक मूवी आई थी धुरंधर, आप सभी ने देखी होगी नॉर्मली। उसमें अजय सान्याल का जो कैरेक्टर है ना वो अजित डोवाल से ही प्रेरित है ना। इन्हीं के ऊपर आधारित वो कैरेक्टर लिखा गया है, नाम चेंज कर दिया गया, अजय सान्याल मूवी में देखने को मिलता है। सिख धर्म का एक बहुत अच्छा कोट भी उनके द्वारा बोला जाता है। कुछ इस तरीके का वो कोट देखने को मिलता है कि सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कदो ना छटे खेत। इसका मतलब होता है कि शूरवीर वही है जो कि दीन दुखियों गरीबों के लिए लड़ता है ना, धर्म की रक्षा के लिए लड़ता है। चाहे पुरजा पुरजा हर अंग भी क्यों ना कट जाए लेकिन वो कभी मैदान नहीं छोड़ता। तो सिख धर्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है जो कि इनके द्वारा बोला गया था मूवी में। तो ये अजित डोवाल पर आधारित पात्र था, अजय सान्याल का। अजित डोवाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने थे जैसा कि मैंने आपको बताया 2014 में, है ना। 2014 में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने और तब से अब तक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद पर है। इनकी सेवाओं के लिए इन्हें 1989 में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। इंडियन पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस इनको दिया गया था, केवल अपनी सर्विस के 6ठे साल में इनको मिल गया था। सबसे कम समय में सर्विस में इनको दिया गया है पहली बार, नहीं तो बहुत सालों लग जाते हैं इस मेडल को प्राप्त करने में। तो ये अजित डोवाल है। क्षेत्रफल के आधार पर कपास की खेती के मामले में विश्व का कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो क्षेत्रफल के आधार पर कपास की खेती के मामले में वर्ल्ड का वो देश जो कि पहले स्थान पर है यह है इंडिया। मतलब कपास की खेती, है ना, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा कहां की जाती है? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कपास की खेती की जाती है इंडिया में। ओके, तो अभी इंडियन गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट आई थी, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, और कपास सेक्टर से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रकाशित की है। इसमें बताया गया है कि कॉटन की खेती क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम देखें तो इंडिया पहले नंबर पर आता है वर्ल्ड में। लेकिन जब आप बात होती है कि कॉटन प्रोडक्शन के मामले में पहले स्थान पर कौन है या फिर खपत के मामले में पहले स्थान पर कौन है, तो अगर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन में पहले पर आ जाता है चाइना। कपास के प्रोडक्शन और खपत दोनों में ही हम दूसरे स्थान पर है। लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा कपास की खेती हम सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर करते हैं, फिर भी प्रोडक्शन में हम चाइना के बाद दूसरे स्थान पर है। कारण है काफी सारे, हमारी जलवायु क्लाइमेट बहुत अलग है। इसके अलावा
जो डिसीज होती है कपास में वो इंडिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है ना। ज्यादा क्षेत्रफल पर भी उन्नत किस्म की फसल इंडिया में देखने को नहीं मिलती, तो कम उत्पादन होता है। काफी सारे कारण हैं। कपास को व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, सफेद सोना। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो ग्लोबल प्रोडक्शन में इंडिया का योगदान है 19% का कपास के उत्पादन में। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत ने 11.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कपास एक्सपोर्ट किया है दूसरे देशों में। ग्लोबल कॉटन एक्सपोर्ट का 3.37% इंडिया से होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन की तो 19% योगदान है हमारा प्रोडक्शन में। लेकिन फिर भी कंज्यूम भी हम सबसे ज्यादा करते हैं, तो एक्सपोर्ट हमको कम देखने को मिलता है इंडिया की तरफ से। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा कपास कहां उगाया जाता है, तो हम इंडिया में उगाते हैं। लेकिन कपास प्रोडक्शन की बात करें, कंफ्यूज मत होना, तो फिर चाइना पहले स्थान पर आ जाएगा और इंडिया आ जाएगा सेकेंड प्लेस पर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दोनों को याद रखना। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, ये एक मिशन आया, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये मई 2026 में इसी साल यूनियन कैबिनेट के द्वारा मंजूर किया गया था। 5 वर्षीय परियोजना है ना। भारत में कॉटन प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना, उसकी क्वालिटी को बढ़ावा देना, कॉटन किसान जो है उनकी आय को बढ़ावा देना, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी का मुख्य उद्देश्य है। 5 साल के लिए 5,659 करोड़ रुपए इसका बजट रखा गया है। तो फाइनेंशियल ईयर 2026 से लेकर 2031 तक के लिए ये नॉर्मली लागू किया जा रहा है, 5 साल के लिए। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 किस अधिनियम में संशोधन करेगा? नहीं समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में समझ में आएगा। ये प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026, ये एक बिल लाया जा रहा है राज्यसभा में। ये एक पुराने बिल में संशोधन करेगा, और ये जो पुराना बिल है ना, सेम नाम का है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। हमारे जो नेशनल ऑनर है, फॉर एग्जांपल नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इनको हम सम्मान से रखेंगे, इनका अपमान नहीं होने देंगे, और अगर अपमान होता है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। तो इस तरीके से 1971 का पहली बार ये एक्ट लाया गया था। अब इसमें संशोधन किया जा रहा है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 के द्वारा। आंसर हो जाएगा आंसर बी। तो अमेंडमेंट किस बिल में हो रहा है? तो 1971 का जो मूल बिल था, है ना, जो पहली बार लाया गया था 1971 में, इसमें यह संशोधन किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? वंदे मातरम, है ना। अब वंदे मातरम को भी कानूनी संरक्षण देना। देखिए, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है ना, वंदे मातरम, इसको इस एक्ट के तहत कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने प्रस्ताव रखा है कि राज्यसभा में इसको लाने का प्रस्ताव रखा है, इस बिल को लाया जा रहा है। अमेंडमेंट बिल है ये, 1971 के बिल में अमेंडमेंट करके वंदे मातरम को भी एक कानूनी संरक्षण दिया जाएगा, लीगल कंजर्वेशन किया जाएगा। किसका? वंदे मातरम का। कंजर्वेशन नहीं बोलना चाहिए, प्रोटेक्ट बोल लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। तो वंदे मातरम को प्रोटेक्ट किया जाएगा, जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है। ओके, तो 1971 के एक्ट में संशोधन कर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को शामिल किया जाएगा। अभी तक क्या है ना कि हमारा जो राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्र जो हमारा जनगण मन है, उसको ही प्रोटेक्ट किया जा रहा था 1971 के एक्ट के तहत। लेकिन अब जैसा हमारा नेशनल एंथम या नेशनल सॉन्ग, इन दोनों के गायन में अगर आप कोई जानबूझकर कोई भी व्यवधान डालता है, कोई मतलब इनको इंसल्ट करता है, तो ये एक दंडनीय अपराध होगा। तो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, अब दोनों को समान कानूनी संरक्षण इसके तहत दिया जा रहा है, और अधिकतम 3 वर्ष के कारावास और जुर्माने का प्रावधान दोनों के लिए किया जाएगा। या फिर यहां पर भी दोनों दिए जा सकते, 3 वर्ष का कारावास अधिकतम और जुर्माना, दोनों की सजा का प्रावधान होगा। 1971 का एक्ट है, इसमें वैसे 2 बार पहले भी अमेंडमेंट किया जा चुका है, ऐसा नहीं है कि पहली बार अमेंडमेंट हो रहा है। वैसे ये जो एक्ट लाया गया था ना, नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल एंथम, इनके अपमान को क्रिमिनल ऑफेंस बनाता था। इसमें आगे चलकर 2003 में संशोधन किया गया नेशनल एंथम के लिए, और फिर 2005 में जो संशोधन एक और बार हुआ, वो भी कहीं ना कहीं नेशनल एंथम को सपोर्ट करने के लिए ही था, नेशनल एंथम को और ज्यादा
सुरक्षित करने के लिए किया गया था। तो वो दो संशोधन पहले हो चुके हैं, 2003 के और 2005 के। अब हो रहा है 2026 का अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है। अगर हम देखें कि ये जो एक्ट है वो किससे रिलेट करता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 ए का सब क्लॉज ए, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है ना, इससे संबंधित है। देखिए 51 ए का सब क्लॉज ए जो है ना, वो कहीं ना कहीं जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है नागरिकों की, उसकी बात करता है संविधान में। ये बाद में जोड़ा गया था संविधान में संशोधन के माध्यम से। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज की तो बात करता है कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि भाई वो राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रीय गान का सम्मान करेगा, है ना, ये उसका कर्तव्य है। लेकिन अगर देखिए कर्तव्य के खिलाफ तो न्यायालय में सीधे लागू नहीं किया जा सकता था उसको, फंडामेंटल ड्यूटीज को, तो एक्ट के माध्यम से अब इसको कानूनी संरक्षण दिया जा रहा है। वो ड्यूटीज है, लेकिन अगर कोई अपनी ड्यूटी नहीं निभाता है ना, तो उसको आप पनिश नहीं कर सकते, न्यायालय द्वारा सीधे लागू नहीं किया जा सकता, तो एक्ट के माध्यम से इसको लागू किया जाता है। तो ये कानूनी संरक्षण प्रदान करने के लिए 1971 का भी एक्ट आया था और अब संशोधन किया जा रहा है ताकि वंदे मातरम को भी उसमें शामिल किया जा सके। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी 1875 में। ओके, 1882 में एक आनंद मठ नाम का इनका उपन्यास था, नोवेल था, उसमें इसे शामिल किया गया था पहली बार। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम को लिखा था। आगे चलकर 1950 में 24 जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि उस वक्त हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम को जन गण मन के समान ही अधिकार होगा, सम्मान प्राप्त होगा। लेकिन क्योंकि लिखित में नहीं था तो फिर अब ये फोर्सफुली लागू नहीं किया जा पा रहा था। अब एक्ट के माध्यम से इसको संरक्षित किया जाएगा, कानूनी संरक्षण दिया जाएगा। समझ में आया? ओके, ऑफर ऑफ द डे में आप सभी आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए जीएस और साइंस का कंप्लीट पैकेज यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको जीएस और साइंस के कंप्लीट एमसीक्यूज मिल जाएंगे, वन लाइनर पीडीएफ मिल जाएगी और मॉक टेस्ट भी आप यहां पर लगा पाएंगे। तो स्पेशली आरआरबी ग्रुप डी के लिए है, तो ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दी है, लिंक पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप इसे अवेल कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी आती है, कोई भी आपका हर्डल है, तो आप हेल्पलाइन नंबर आपके लिए रहता है, आप इस पर कॉल कर लीजिए। ओके, काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करो और डायरेक्ट इसे आप अवेल कर लो। हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बिहार से है। बिहार का पहला पूर्ण नदी लिंकिंग प्रोजेक्ट कौन सा है ना? कंप्लीट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इंडिया का पहला, बिहार का पहला कौन सा है? तो यह है बेलवा मीनापुर लिंक चैनल। दो नदियों को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है बेलवा मीनापुर लिंक चैनल के माध्यम से। तो बिहार के सीएम सम्राट चौधरी हैं, इन्होंने 68.80 किलोमीटर लंबे, ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 69 किलोमीटर हो जाता है, बेलवा मीनापुर लिंक चैनल का इनोग्रेशन किया है। ओके, एक नहर का निर्माण किया गया है 130 करोड़ की लागत से ऑलमोस्ट। यह बिहार का पहला पूर्ण हुआ रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। वैसे काफी और भी चल रहे हैं, लेकिन पहला पूर्ण हुआ जिसका इनोग्रेशन हो चुका है, यह है कौन सा? बेलवा मीनापुर लिंक चैनल। ओके, इसमें क्या किया जा रहा है? भागमती और बूढ़ी गंडक रिवर को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है। एक्चुअल में भागमती बूढ़ी गंडक रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का ही यह हिस्सा है। इसके तहत दोनों नदियों को आपस में जोड़ने के लिए 68.80 किलोमीटर लंबी एक नहर का निर्माण किया गया है, लिंक चैनल का। बागमती नदी को बूढ़ी गंडक नदी से यह जोड़ता है, दोनों बिहार में बहने वाली नदी है। तो बागमती नदी को बूढ़ी गंडक रिवर से ये कनेक्ट करता है। इसका उद्देश्य क्या है पता है? बागमती रिवर जो कि एक बड़ी नदी है, इसका जो एडिशनल वाटर है, सरप्लस वाटर, उसको बूढ़ी गंडक नदी की तरफ मोड़ना। और जो नॉर्थ बिहार में बार बार बाढ़ आ जाती है बागमती रिवर के कारण, तो उसके पानी को इधर मोड़ा जाएगा और बूढ़ी गंडक रिवर में उस पानी को सप्लाई किया जाएगा, जिससे बिहार में बाढ़ की तीव्रता कम होगी नॉर्थ रीजन में। ओके, तो ये दो, एक शिवहर जिला है, उसका बेलवा घाट से शुरू होती है और मुजफ्फरपुर के मीनापुर तक ये चैनल या नहर जाती है। तो ऑलमोस्ट इसकी लंबाई कितनी है? 68.80 किलोमीटर। होगा क्या? इससे 50,000 क्यूसेक तक अतिरिक्त पानी के जो नियंत्रित किया जा सकेगा प्रवाह को, और इसको मोड़ा जा सकेगा बूढ़ी गंडक रिवर की तरफ बागमती रिवर से।
और इरिगेशन कैपेसिटी भी बढ़ेगी। बीच का जो क्षेत्र है 1.35 लाख हेक्टेयर भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था इस नहर के माध्यम से की जा सकेगी। तो दोनों नदियों की कैजुअली अगर हम डिटेल देखें तो बागमती रिवर, ये इसका जो उद्गम है काठमांडू वैली से देखने को मिलता है नेपाल में, शिवापुरी हिल से नेपाल में, यहां से ये उद्गमित होती है, 590 किलोमीटर ऑलमोस्ट बहती है। भारत में बिहार के सीतामढ़ी नाम के प्लेस में, ये सीतामढ़ी बोल सकते हैं हम इसको, भारत में इंटर होती है बिहार में, और कोसी रिवर की सहायक नदी है, तो कोसी रिवर में आके मिलती है बिहार में ही। एक है बूढ़ी गंडक रिवर, बिहार में ही ये शुरू होती है वेस्ट चंपारण से, 320 किलोमीटर लंबी है। तो बागमती रिवर का पानी इस रिवर तक पहुंचाया जा रहा है, और ये जो रिवर है बूढ़ी गंडक, ये गंगा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। तो दो नदियों की यहां पर बात हो रही है। वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे, ये जो डे है हर साल मनाया जाता है 22 जुलाई को। वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे 22 जुलाई को हर साल मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के द्वारा इसे शुरू किया गया था, और उद्देश्य क्या है? ब्रेन हेल्थ के बारे में वर्ल्ड में अवेयरनेस फैलाना, है ना। जो दिमागी स्वास्थ्य है उसके बारे में पूरे वर्ल्ड को अवेयर करना, उसके खान पान में सुधार करना, ताकि ब्रेन हेल्थ को और ज्यादा पॉजिटिव तरीके से लिया जा सके लोगों के द्वारा। तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के द्वारा वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे की शुरुआत की गई थी। मनाया कब जाता है? 22 जुलाई को। अच्छा, शुरू कब हुआ? तो 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2026 में ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल, यह थीम रखी गई है वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे की। 22 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रेन हेल्थ न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में काम करता है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी संस्था की। यूके के लंदन में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। आगे चलेंगे। भारत का पहला एआई पावर्ड पक्षी अभ्यारण्य कहां विकसित किया जाएगा? एआई संचालित पक्षी अभ्यारण्य या फिर एआई पावर्ड बर्ड सेंचुरी। इंडिया की पहली एआई पावर्ड बर्ड सेंचुरी यह विकसित की जा रही है थाने क्रिक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य में। थाने कहां आता है? महाराष्ट्र, मुंबई, है ना। तो यहां पर एक क्रिक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, यहां पर इंडिया का पहला एआई पावर्ड बर्ड सेंचुरी को डेवलप किया जा रहा है। अच्छा, एआई पावर्ड बर्ड सेंचुरी क्या होती है? एसी बर्ड सेंचुरी, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो बर्ड है उनकी निगरानी की जाएगी, है ना, उनको डिटेक्ट किया जाएगा, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनका जो बोल सकते हैं हैबिटेट एरिया है उनको डिटेक्ट किया जाएगा, उनकी निगरानी की जाएगी, पक्षियों के व्यवहार को समझा जाएगा ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। तो यह आज तक किसी भी बर्ड सेंचुरी में इंडिया में नहीं हुआ है, पहली बार हो रहा है एआई पावर्ड बर्ड सेंचुरी। ओके, तो महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के ठाणे क्रिक फ्लेमिंगो सेंचुरी में भारत की पहली एआई पावर्ड बर्ड सेंचुरी विकसित करने की घोषणा की है। इसका टोटल इसके लिए 45 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, और पार्क लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया जाने वाला है। मतलब ठाणे क्रिक फ्लेमिंगो सेंचुरी के अंदर ही ऑलमोस्ट 20 हेक्टेयर भूमि पर एआई पावर्ड बर्ड सेंचुरी बनाई जाएगी, जहां पर बर्ड पर निगरानी की जाएगी एआई के माध्यम से। तो पक्षियों की रियल टाइम ट्रैकिंग, अलग अलग स्पीशीज की पहचान की जा सकती है, उनकी संख्या और कैसे उनका मैनेजमेंट और बेहतर किया जा सकता है, इन सभी चीजों को देखा जाएगा। अब जो पैसा यहां पर पास किया गया है, मैग्रो नेचुरल ट्रेल या फिर ऑब्जर्वेशन टावर जैसी सुविधाएं भी लगाई जाएगी, ताकि पक्षियों का संरक्षण भी किया जा सके और इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले, है ना। तो यहां पर ऑब्जर्वेशन टावर्स लगाए जाएंगे टूरिज्म को आकर्षित करने के लिए। ठाणे क्रिक फ्लेमिंगो सेंचुरी 2015 में ये मुंबई और नवी मुंबई के बीच में स्थापित की गई थी। वेस्टर्न घाट एरिया पर ये देखने को मिलती है, वेस्टर्न तट पर हम बोल सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। महाराष्ट्र का दूसरा मरीन सेंचुरी और रामसर साइट भी है। 2022 में रामसर साइट घोषित किया जा चुका है क्रिक फ्लेमिंगो सेंचुरी को। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए ये काफी फेमस है, वेटलैंड इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है, और काफी सारी पक्षियों की स्पीशीज यहां पर पाई जाती है ना। 200 से ज्यादा पक्षी यहां पर देखने को मिल जाते हैं।
तो ये पूरी वैसे सेंचुरी 1690 हेक्टेयर में फैली हुई है, लेकिन जो बर्ड सेंचुरी बनाई जाएगी वो केवल 20 हेक्टेयर क्षेत्र पर ही डेवलप की जाएगी। विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते का 123वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की यहां पर बात की जा रही है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फिशरीज सब्सिडीज एग्रीमेंट, इसे साइन करने वाला या ज्वाइन करने वाला 123वां देश बना है इंडिया। कौन बना? इंडिया। ओके, तो WTO फिशरीज सब्सिडीज एग्रीमेंट को ज्वाइन करने वाला 123वां देश इंडिया बना है। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस को जमा किया है WTO में। एक्चुअल में ये एक प्रकार का समझौता है, समझना, हमने एक डॉक्यूमेंट जमा किया है समझौते के तहत WTO फिशरीज सब्सिडीज एग्रीमेंट के लिए। तो इस एग्रीमेंट को मानने वाले, लागू करने वाले हम वर्ल्ड के 123वें देश बनेंगे। मतलब WTO फिशरीज सब्सिडीज एग्रीमेंट के हम 123वें देश बने हैं। ओके, तो हमारे जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसने ये डॉक्यूमेंट WTO के डायरेक्टर जनरल है नकोंजी ओकोंजो इवेला, इनको सौंपा है। ठीक है सर, ये हमने मान लिया, लेकिन एक्चुअल में है क्या ये? जब हम बात करते हैं WTO फिशरीज सब्सिडीज एग्रीमेंट की, तो ये एग्रीमेंट क्या है? देखिए, ये एग्रीमेंट इस तरीके का है कि WTO का ये कहना है कि भाई आप अननेसेसरी सब्सिडी नहीं बांटोगे अपने मछुआरों को, या जो मत्स्य पालक या जो इस सेक्टर में काम करते हैं उनको अननेसेसरी आप सब्सिडी नहीं बांट सकते। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई कि हम अपने मछुआरों को सब्सिडी नहीं बांट सकते? बांट सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी नहीं। अब कहां कहां पर अननेसेसरी होगा, कहां कहां पर रोके, अभी मैं आपको आगे बताता हूं। पहले ये देखो, WTO फिशरीज सब्सिडीज एग्रीमेंट जून 2022 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में जब 12वां WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, तब इसको अपनाया गया था। इसको लागू अभी किया गया है लास्ट ईयर सितंबर 2025 में। हम 123वें देश हैं जो कि इसको ज्वाइन कर रहे हैं। इस एग्रीमेंट का उद्देश्य इलीगल अनरिपोर्टेड जो फिशिंग होती है उसको रोकना, ओवर फिशिंग को रोकना। ओके, और इसके लिए जो फिश स्टॉक्स को बढ़ावा देना, जो मतलब ऐसी जगह पर जहां पर मछलियां पहले से कम है, अगर आप वहां पर मछलियों को पकड़ने के लिए सब्सिडी बांटने लगोगे तो मरीन इकोसिस्टम तो हिल जाएगा ना, है ना। तो मरीन रिसोर्सेस का संरक्षण करना भी जरूरी है। मरीन इकोसिस्टम को भी आपको ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। तो भाई ऐसी चीजें जो कि इलीगल फिशरीज है, अनरिपोर्टेड फिशिंग है, ओवर फिशिंग की जा रही है, इनको रोकने के लिए तो कम से कम काम करो। तो ऐसी जगह पर आप सब्सिडी नहीं दोगे किसी भी अपने व्यक्ति को, मत्स्य पालक हो, कोई भी हो। तो इस समझौते में किन सब्सिडियों पर रोक है? इलीगल अनरिपोर्टेड फिशरीज फिशिंग की जा रही है तो सब्सिडी नहीं दी जाएगी। जिन क्षेत्रों में मछलियां बहुत कम बची है, फिर वहां पर आप फिशिंग के लिए नहीं दे सकते सब्सिडी। बिना नियमों के जो खुला समुद्र है वहां पर मछली पकड़ने के लिए भी सब्सिडी नहीं दे पाओगे। तो इंडिया ने इसे ज्वाइन किया है WTO के इस एग्रीमेंट को। देखिए बेनिफिट है, ऐसा नहीं है कि सर इससे तो नुकसान होगा, नहीं, बेनिफिट है। ट्रेडिशनल और स्मॉल स्केल फिशर्स के हितों को और ज्यादा हम सुरक्षित कर पाएंगे। जो भाई उनके पास इतने इक्विपमेंट पहले ही नहीं है कि वो पकड़ पाए मछलियां, थोड़ी थोड़ी रोज पकड़ते हैं, लेकिन जो मास स्केल पे पकड़ते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, उनका क्या करें? तो उन पे यहां पर रोक लगेगी। ओके, बड़ी इंडस्ट्रियल फिशिंग प्लेट्स को मिलने वाली जो हानिकारक सब्सिडी उसको रोका जा सकेगा, है ना। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी, यहां पर कंपटीशन बढ़ेगा फेयर तरीके से। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप इलीगल चीजों को रोकोगे तो मरीन इकोसिस्टम को भी आप बचा पाओगे, और जो अनवांटेड जो फिशिंग की जा रही है उसको भी रोक पाओगे। संरक्षण में मदद मिलेगी और भविष्य में मछली उत्पादन बना रहेगा क्योंकि मछलियां बनी रहेगी। तो इस तरीके से काफी सारे इसके फायदे हैं। WTO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली ट्रेड के लिए ही काम करता है। इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने वाली संस्था है। गेट के स्थान पर यह 1995 में स्थापित हुआ था। पहले गेट काम करता था, वो 1947 में बना था, तो उसको बंद किया गया और 1 जनवरी 1995 से अस्तित्व में आया WTO। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, और नकोंजी ओकोंजो इवेला जो कि नाइजीरिया से, ये इसकी डायरेक्टर जनरल है। पहली महिला डायरेक्टर जनरल भी है और पहली अफ्रीकी महिला डायरेक्टर जनरल भी है नकोंजी ओकोंजो इवेला WTO की।
हाल ही में रिसर्चर्स ने किस इलाके में लाइकेन बनाने वाले फंगस एलोग्राफा जीनस की 5 नई स्पीशीज की खोज की है? तो रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने भारत में जो वेस्टर्न घाट है, दक्षिण भारत में वेस्टर्न घाट में लाइकेन बनाने वाले फंगस एलोग्राफा जीनस की 5 नई स्पीशीज को खोजा है। कितनी? 5 नई स्पीशीज की यहां पर खोज की गई है। देखिए, एलोग्राफा ग्राफिडेसी परिवार से संबंधित है ये पांचों स्पीशीज। क्या है ये? लाइकेन फॉर्मिंग फंगी, एक प्रकार की फंगी समझते होंगे ना, तो फंगी है। इसकी दुनिया भर में ये जो परिवार है ना, इसकी 200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। अब भारत में वेस्टर्न घाट पर ये 5 खोजी गई है, और स्पेशली जो एलोग्राफा ग्राफिडेसी परिवार है फंगी का, ये भारत में वेस्टर्न घाट पर ही देखने को मिलता है। पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, अगर इनके आवास में कोई परिवर्तन होता है तो इन बदलावों के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अगर इनके इन चीजों में चेंजेस देखने को मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बायो इंडिकेटर के रूप में ये फंगी काम करती है। अगर इनमें चेंजेस हो रहा है तो समझ लो भाई पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और इनके आवाज भी उजड़ते जा रहे हैं। तो पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज को भी डिटेक्ट कर सकते हैं अगर इनके व्यवहार में परिवर्तन होता है तो इकोसिस्टम की हेल्थ को पता लगाया जा सकता है इसके द्वारा। तो एलोग्राफा वंश की लाइकेन फॉर्मिंग फंगी की 5 नई प्रजातियों को वेस्टर्न घाट पर हाल ही में खोजा गया है। लाइकेन क्या है? फंगस और एक प्रकार में जिसको हम बोलते हैं एल्गी के बीच में सहजीवी संबंध से ये बने होते हैं, जीव बनते हैं। फंगस सुरक्षा, पानी और खनिज उपलब्ध कराता है, जबकि जो एल्गी होता है ना, वो भोजन बनाते हैं। तो इस तरीके से मिलके काम करते हैं, किसको हम बोल सकते हैं कि क्रॉस संकरण से ये पैदा हुआ जीव है, फंगी की ये जो स्पीशीज है। ओके, अलग अलग एरियो में सारे प्रकार के आवासों में ये देखने को मिल जाते हैं। अगर अंटार्कटिका की ठंड है, आर्कटिक की ठंड है, या फिर रेगिस्तान जैसा क्षेत्र है, हर जगह ये अपना प्रवास बनाते और जिंदा रहने के इसमें गुण हैं। इंडिया में लगभग 2900 स्पीशीज पाई जाती है इसकी। इंडिया में ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट, ये लाइकेन विविधता के सबसे समृद्ध क्षेत्र है। तो इंडिया में हिमालयन रेंज और वेस्टर्न घाट, क्योंकि ये हॉट स्पॉट भी है जैव विविधता के, तो यहां पर ये देखने को मिल जाती है। भारत में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का संवैधानिक अधिकार कौन से अनुच्छेदों में दिया गया है? तो इंडिया में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का जो राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) और 19(1)(b) में देखने को मिलता है। डायरेक्टली तो ये किसी एक आर्टिकल में मेंशन नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों आर्टिकल को मिलाकर हम पढ़ते हैं तो हमें राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार देखने को मिलता है। एक्चुअल में क्या हुआ है, दिल्ली में जो अभी प्रोटेस्ट हुआ था नेट एग्जाम को लेकर, तो संसद चलो मार्च का आयोजन किया गया था। और आप सभी ने देखा है पुलिस और जो हमारे प्रोटेस्टर थे उनके बीच में कहीं ना कहीं विरोध में हमें कुछ हिंसात्मक माहौल देखने को मिला। और ऐसे केस में एक ये बहस निकल के आई है कि भैया विरोध प्रदर्शन का अधिकार है कि नहीं लोगों को। तो यहां पर यह चीज क्लियर होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति प्रदान करता है। अगर हम, हालांकि देखिए कुछ, अगर हम देखें तो रिस्ट्रिक्शन भी ऐसा नहीं है, अगर वैधानिक रिस्ट्रिक्शन के अधीन है, क्योंकि अगर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन है तो परमिशन किया जाता है। आर्टिकल 19(1) का सब क्लॉज ए क्या कहता है? भैया हर किसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इस केस में किसी को अगर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि हम किसी के विचारों से सहमत नहीं है तो हम उसके खिलाफ विरोध कर सकते हैं, तो यह अधिकार यहां मिल जाता है। और 19(1) के सब क्लॉज बी को देखते हैं तो शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार है, मतलब विरोध करने के लिए प्रोटेस्ट किया जा सकता है। यह भी अधिकार आर्टिकल 19(1) के सब क्लॉज बी में देखने को मिलता है। ओके, लेकिन कुछ, अगर आर्टिकल 19(2) या 19(3) की बात करते हैं, पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी, सॉवर्निटी या मॉरलिटी पर अगर कुछ प्रॉब्लम आता है और उसके हित की, इनकी रक्षा के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, यह भी प्रावधान देखने को मिलता है। और हमारा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, यह भी कहीं ना कहीं एक धारा प्रोवाइड करता है, सेक्शन 163। अगर ऐसी कंडीशन है कि अराजकता फैल सकती है तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल जो सेक्शन 163 है, पहले ये सीआरपीसी की धारा 144 था, अब इसकी जगह क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले ली है तो ये इसके सेक्शन 163 में आ गया है।
तो इसके तहत अगर किसी भी क्षेत्र में ऐसा कंडीशन आती है कि दंगा हो सकता है, हिंसा हो सकती है, झगड़ा हो सकता है या कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है, तो डीएम या फिर एसडीएम या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, ये सेक्शन 163 को लागू कर सकते हैं। इसको लागू करने के बाद एक सीमा के बाहर लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। यह प्रावधान सेक्शन 163 में देखने को मिलता है। हालांकि आर्टिकल 19 प्रोवाइड करता है शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार। अगर हम सब क्लॉजेस में नहीं जाते तो फिर आर्टिकल 19 सीधा हमको पता चलता है कि यह अधिकार देता है हमें विरोध प्रदर्शन का शांतिपूर्वक। ठीक है, तो यहां पर यह चीज क्लियर हो जाती है। अब एक और चीज है, अगर कभी देश में आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी को लागू किया जाता है, नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 19 जो है ना, इसके जो राइट्स हैं वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएंगे, अपने आप खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आर्टिकल 352 का नेशनल इमरजेंसी हटेगी, ये अपने आप लागू हो जाएगा। तो ये प्रावधान भी संविधान में देखने को मिलता है। लास्ट क्वेश्चन, भारत का पहला यूपीआई इनेबल्ड मील कार्ड किस कंपनी ने लॉन्च किया है? इंडिया का पहला यूपीआई इनेबल्ड मील कार्ड लॉन्च किया है इनकाश नाम की एक कंपनी ने, इनकाश। तो इनकाश कंपनी ने भारत का पहला यूपीआई इनेबल्ड मील कार्ड लॉन्च किया है। इसके माध्यम से जो भी कर्मचारी है कंपनी के, ये यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन करके फूड और ग्रोसरी मर्चेंट को सीधे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी पर्टिकुलर यूपीआई इनेबल्ड मील कार्ड लेकर आई है। इनकाश ऐसी सुविधा देने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है। अब समझना पड़ेगा कि मील कार्ड क्या होता है। देखिए क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां होती है जो अपने कर्मचारियों को खाने पीने का पैसा देती है, वो जो पैसा है ना वो ऐड होता है मील कार्ड में। अब मील कार्ड को जाकर कैश करवाओ पहले कंपनी से और फिर जाकर उसका यूज करो। इससे अच्छा है कुछ चुनिंदा रेस्तरां या दुकानों में डायरेक्ट इस कार्ड से ही आप पेमेंट कर पाओ, तो ये कितना अच्छा रहे। तो यूपीआई से जुड़ा हुआ है ना कुछ चुनिंदा रेस्तरां या दुकानों में, जहां पर यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से मील कार्ड से डायरेक्ट पेमेंट किया जा सकता है। अब इसको लागू किया गया है क्योंकि यहां पर मजदूरों को इनकम टैक्स में भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 200 रुपए पर डे खाने का इनकम टैक्स में छूट मिलती है, तो 1,05,000 तक का जो टैक्स फ्री बेनिफिट जो कर्मचारी है उनको मिल सकता है, क्योंकि प्रति भोजन 200 तक की राशि कर मुक्त है इंडिया में इनकम टैक्स संशोधन के तहत। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना। ठीक है, तो मील कार्ड किसने लागू किया है, पहली कंपनी कौन है, तो ये है भारत की इनकैश। इनकैश भारत की एक फुल स्टैक बिजनेस पेमेंट और स्पेंड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। व्यवसाय को पेमेंट, एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, इसके मैनेजमेंट की सुविधाएं प्रदान करता है इनकैश। 2017 में इसकी स्थापना हुई थी, महाराष्ट्र के मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो यहां पर हमारे करंट अफेयर आज के क्लियर हो जाते हैं। कल के जो हमारे क्वेश्चन आंसर थे उनको हम एक बार यहां पर रिवाइज कर लेते हैं। देखें, मिशन गोल्डन स्पाइस किस कृषि उत्पाद को वैश्विक ब्रांड के रूप में विकसित करने के लिए शुरू किया गया? तो लाकाडोंग हल्दी को ग्लोबल वैश्विक ब्रांड के रूप में विकसित करने के लिए मिशन गोल्डन स्पाइस शुरू किया गया। चर्चा में रहा चीता आंदोलन, ये केन बेतवा लिंक परियोजना से संबंधित है एमपी में। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में वनडे सेंचुरी बनाने वाले पहले इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा। भारत का पहला रिवर काइनेटिक एनर्जी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया जाएगा। भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। भारत का पहला बड़े स्तर का वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी एनर्जी स्टोरेज ये स्थापित होगा गुजरात राज्य में। भारत की पहली स्वीकृत डेंगू वैक्सीन कौन सी बनी है? तो ये क्यूडेंगा बनी है। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप नई दिल्ली 2026 के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? तो ये है पीको। भारत के पहले इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम का नाम क्या है जिसका हाल ही में इनॉग्रेशन किया गया? इसका नाम है शब्दलोक। और भारतीय रेलवे खानपान पर्यटन निगम मतलब इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन का एडिशनल प्रेसिडेंट या चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को नियुक्त किए गए? तो ये राहुल हिमालयन नियुक्त किए गए हैं। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे रिवाइज हो जाते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लें। प्रसिद्ध कड़कनाथ की एक किस्म
किसकी केस में? तो ये एक मुर्गे की केस में, मध्य प्रदेश के पश्चिम में झाबुआ नाम के क्षेत्र में ये देखने को मिलती है, काले कलर का होता है, मुर्गा है ना। तो कड़कनाथ मुर्गे की एक प्रजाति है, एक किस्म है। क्रिकेट की बाइबिल किसे कहा जाता है? क्रिकेट की बाइबिल कहा जाता है विजडन पत्रिका को, विजडन क्रिकेटर एल्मनक पत्रिका है इसको। भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी थी? पहले तो ये दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये किस नदी घाटी परियोजना से प्रेरित थी? तो ये अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना से प्रेरित करके इंडिया में बनाई गई थी, दामोदर। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए। ऑलमोस्ट सभी के सही आंसर आए थे, जिन्होंने भी कमेंट किया है, और जो नहीं करते वो तो नहीं करते, पर कमेंट किया करो ताकि ऐसे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाए। तो आज के लिए 3 क्वेश्चन देख लो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। नेल्सन मंडेला को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इनको हमने डिस्कस किया था 2-3 दिन पहले। टिटिकाका झील किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? और पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिए। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर करके जाइएगा। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।